Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. First article is regarding government security. Second article रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में है. थर्ड आर्टिकल रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में है एंड लास्ट आर्टिकल स्पेस डिब्रीज के बारे में है. सबसे पहले हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को समझते हैं. लेट्स से मोदी जी को अभी तुरंत ही 1,00,000 करोड़ रुपए की जरूरत है. मोदी गवर्नमेंट को कितनी? 1,00,000 करोड़ रुपए की जरूरत है. तो यहां पर ये बॉन्ड इशू करेंगे और गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इन बॉन्ड्स को बेचेगी. अब ये अलग अलग टेन्योर के हो सकते हैं. जैसे शॉर्ट टेन्योर्स को आप टी बिल्स कहते हैं. ये लेस देन 1 ईयर के रहते हैं. जैसे 91 डेज हो सकता है, 182 डेज हो सकता है, 364 डेज हो सकता है. अब ऐसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन की भी होती है, जिसको आप गवर्नमेंट बॉन्ड या जीसेक कहते हैं. ये 5 से 40 इयर्स की आप कह सकते हो वैलिडिटी के साथ हो सकते हैं, जिसमें पीरियोडिक इंटरेस्ट पे किया जाता है. इन एडिशन टू दिस इन्हें सॉवरेन बॉन्ड्स भी कहा जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट अपनी पेमेंट को डिफॉल्ट नहीं करती है एंड ये रिस्क फ्री होते हैं. अब यहां पर सेकेंडरी मार्केट में भी आप इन्हें ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं. ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट आती है. अब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के तौर पे बॉन्ड्स को इशू करते हैं एंड यहां पे याद रखना कि आरबीआई जो है वो ऑक्शन करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को. अब यहां पे आरबीआई मैनेज भी करता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी आपके जीसेक होती है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, और चाहे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों की हम यहां पे बात कर रहे हैं. अब देखिए यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच के या खरीद के फायदा क्या होता है, आप उसको समझें. जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना या खरीदना, इसे आरबीआई की टर्म में ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है. अब इससे इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज होती. मतलब अगर आप देखें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यहां पे बेचा जाए तो उससे क्या होगा? अगर आरबीआई बेच रही है तो आरबीआई पैसा कलेक्ट करेगी. अब अगर आरबीआई पैसा कलेक्ट करेगी तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाएगी. बट अगर यहां पे आरबीआई इसको खरीद रही है तो उस केस में आरबीआई किसी बैंक से अगर इसे खरीद रही है तो उस बैंक को पैसा पे करेगी, तो यहां पे बैंक को और ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करने में काम आ सकती है, स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करने में काम आ सकती है और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज कर सकती है. बट इट इज नॉट ऑलवेज अपसाइड. थोड़ा प्रॉब्लम भी रहती है इसमें कि इन्फ्लेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो सकती है और डिमांड इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल सकती है. वेयर आज रुपये की वैल्यू भी डेप्रिशिएट होने के चांसेस रहते हैं और जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है वो भी इंक्रीज हो सकता है. बट अभी आरबीआई इसे कर क्यों रही है? बिकॉज आरबीआई लिक्विडिटी को इंश्योर करना चाहती है बैंकिंग सिस्टम में, जिससे कहीं ना कहीं जो लेंडिंग और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उस सभी को फुलफिल कर सके बैंक. मोर ओवर जो क्रेडिट है इस समय इंडिया में बहुत महंगा मिल रहा है, मतलब जो लोन है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है. तो यहां पर बॉन्ड यील्ड को कम करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल में जो आपकी बोरोइंग है उसको सस्ता किया जा सके, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ज्यादा बेटर हो यहां पे. अब आरबीआई यहां पे कह रही है कि हम 1,00,000 करोड़ के बॉन्ड्स को आप ये कह सकते हो वर्थ सिक्योरिटी जो है उसको परचेज करेंगे. तो इसमें 2 ट्रेंचेस में इसे करेंगे. 50 लाख करोड़ की एक, 50,000 करोड़ की एक, 50,000 करोड़ की दूसरी. इसके एडिशन में हम स्वैप भी करेंगे यूएस और इंडियन रुपी को आपस में, ताकि रुपी एंड डॉलर के बीच में हम पैरिटी मेंटेन कर सकें. तो यहां पे इस आर्टिकल में आपको यही सब चीजें जाननी इंपॉर्टेंट थी. आपको याद रखना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, आरबीआई का क्या इसमें रोल है, ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और इसका इंपैक्ट क्या होता है वो भी जानना इंपॉर्टेंट था. अब रोपवे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए माउंटेन है. अब माउंटेन से अगर आप देखें, मान लो आपने इस टॉप माउंटेन पे पहुंचना है तो बाय रोड जाएं तो कई बार रोड बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो सकते हैं. तो अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने एक मेजर रोपवे प्रोजेक्ट को उत्तराखंड में अप्रूव कर दिया अंडर नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे पर्वतमाला परियोजना के नाम से हम जानते हैं. अब मेजर एम ये है कि एक तो हम टाइम एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं,
जैसे अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो केदारनाथ पे जाने के लिए लगभग आपको बहुत लंबा समय लगाना पड़ता है। जैसे एक आइडिया देना चाहूंगा कि यहां पे 16 किलोमीटर का ये ट्रैक है जिसमें 8 से 9 घंटे लगते हैं। अब रोपवे से इसे आप 36 मिनट में ही कवर कर पाएंगे। बट इसमें एक बात ये भी आ सकती है कि आप कंजेशन तो कम करेंगे, टाइम भी इंप्रूव करेंगे, बट ये इको फ्रेंडली भी है एंड ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब कहने का ये है कि देखो, अगर रोड से जाएंगे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। अब अगर रोड की बजाय रोपवे से जाएंगे तो इसमें ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा, प्लस डीजल व्हीकल्स या आपके व्हीकल्स यहां पर कम जाएंगे तो इससे पोल्यूशन भी कम होगा। पोल्यूशन के साथ साथ आपका एमिशन लेवल भी यहां पर घटेगा। इन एडिशन टू दिस यहां पे आपका टूरिज्म भी बूस्ट होगा, क्योंकि ईज ऑफ एक्सेस यहां पर आप कहीं ना कहीं इंप्रूव करोगे तो वो भी आपको यहां पे कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। अब यहां पे टोटल 7,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। दूसरा जो आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करने का प्रोजेक्ट है, दैट इज इन दी हेमकुंड साहिब। अब यहां पर ये 12 किलोमीटर का आपका स्ट्रेच है, जहां पे आप ये लगा के चलिए कि रफली 6 से 8 घंटे बाय फुट आप ट्रेवल करते थे। अब ये जो ट्रैकिंग है महज कुछ मिनटों में हो जाएगी। तो इन टोटल जो एक्सेसिबिलिटी है वो इंप्रूव हो रही है एंड जिससे टूरिज्म बूस्ट हो सकता है। अब अगर नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम या पर्वतमाला परियोजना की बात की जाए तो इसे 2022-23 के बजट में हमने प्रपोज किया था, जहां पर हिली एरिया में रोपवेज को प्रमोट करने की बात की गई थी ताकि रोड्स पे कंजेशन कम कर सकें, कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सके और टूरिज्म को हम बूस्ट कर सकें। अब केदारनाथ की अगर बात की जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है एंड अगर हेमकुंड साहिब की बात की जाए तो ये गुरु गोविंद सिंह जी से एसोसिएटेड है आपका। अब ये जो जितने भी आपके रोपवे के प्रोजेक्ट्स होंगे इनको पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हम इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। और ये ना केवल यहां पे बल्कि हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर, इन सब एरियाज में भी हम पोटेंशियल टूरिस्ट साइट्स को हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं जिसमें हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर सकें। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आइए अब बात करते हैं आज के तीसरे आर्टिकल की। यूएस ने कहा है कि 2 अप्रैल से वो इंडिया, मैक्सिको, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इन सभी देशों के ऊपर अपने टैरिफ को इंक्रीज करने वाला है। अब यहां पे रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है ये जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे एक देश है दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहा है, अब एक्सपोर्ट करने पे उसे बहुत ज्यादा टैरिफ पे करना पड़ रहा है, बट वो इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैरिफ इंपोज नहीं कर रहा है। तो यहां पर ये देश कहता है कि भाई मैं तो डिसएडवांटेज पे हूं। जैसे यूएस से इंडिया के अंदर कोई चीज आ रही है तो इसके ऊपर 100% टैरिफ लगा रहा है इंडिया, और यूएस कहता है कि यूएस में इंडिया से जो सामान आ रहा है उस पे हम टैरिफ आपका बहुत कम लगाते हैं, लेट्स से 10% लगा रहे हैं। तो यहां पे अब हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। ये होता है आपका रिटेलिएशन ऑफ ट्रेड मेजर्स, जिसे आप अक्सर रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इससे जो हायर इंपोर्ट ड्यूटीज है इसकी वजह से यूएस के गुड्स को नुकसान पहुंच रहा है। यहां पे ये कारण है जो यूएस इन चीजों को इंपोज करने की सोच रहा है। अब यूएस ने खासकर कहा कि भाई जो लग्जरी कार्स हैं, बाइक्स हैं, उनके ऊपर आप 100% इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रहे हो। जैसे अमेरिकन बर्बन है, विस्की, वाइन्स, टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर भी आप हाई टैरिफ कलेक्ट कर रहे हो। मोर ओवर आपकी जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, ये भी हमारे को डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे लेके आते हैं। तो यहां पर इंडिया के ऊपर हम 100% टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं, ऐसा यूएस का मानना है। अब इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है? इंडिया के कई सेक्टर जैसे आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ज्वेल सेक्टर, इनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। जहां पर आप ये कह सकते हो कि $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट रहने वाला है 2030 तक। अभी हाल फिलहाल में 2025 में हम सोच रहे थे कि यूएस के साथ अपना बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड करें, बट उसमें डिले आ सकता है। एंड इंडिया ने पहले ही पॉसिबिलिटी दिखाई थी कि भी हम आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए सोच रहे हैं, और हमने बर्बन विस्की, मोटरसाइकिल्स, ईवीज, इनके ऊपर ऑलरेडी टैरिफ को कट कर दिया था। बट अब
ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो न्यूट्रल स्टांस था यूएस चाइना का, जो आपस में ट्रेड वॉर चल रहा था उसको लेके, अब हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सके। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि ऑलरेडी कनाडा, चाइना और मैक्सिको ने तो यहां पर काउंटर टैरिफ इंपोज कर दिया है और डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट भी फाइल कर दी है। बट इंडिया अभी इस बात को लेकर डिप्लोमेटिक कहीं ना कहीं कॉशियसनेस ले रहा है कि भाई ज्यादा बात को बढ़ाए ना, एंड साइलेंट रहने की कोशिश कर रहा है। अब ग्लोबल रिएक्शन क्या है? तो जैसा मैंने आपको कहा कि चाइना और कनाडा ने तो डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन कर दी है, ब्राजील ने 100% टैरिफ इंपोज करने का थ्रेट दिया है, और रशिया ने मतलब मेक्सिको ने भी अपने ट्रेड डिस्प्यूट को रेज करने की कोशिश की है यूएस के साथ। अब कहा जाता है कि इसका वैसे कोई सोल्यूशन नहीं है, आप डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कीजिए, आपस में आपकी समझदारी हो तो उससे ये काम सॉल्व हो सकता है, नहीं तो डब्ल्यूटीओ के रास्ते खुले हैं। या आप ये कर सकते हो कि यूएस को छोड़िए, आसियान, ईयू और अफ्रीकन मार्केट को एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए, वहां पर आप अपने सामान को बेचिए, एंड मोर ओवर अपनी फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम और आत्मनिर्भर भारत स्कीम को और बेटर वे में इंप्लीमेंट कीजिए। तो ये चीजें हैं जो आपको इस आर्टिकल में याद रखनी है। नाउ द फोर्थ आर्टिकल एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, स्पेस डिब्रीज। स्पेस डिब्रीज आपके स्पेस में डिफंक्ट या नॉन फंक्शनल ह्यूमन मेड्स ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है, जो वापस से एटमॉस्फेयर में एंट्री कर भी सकते हैं या ऑर्बिट में भी रहते हैं। अब मोस्ट ऑफ द डिब्रीज जब एटमॉस्फेयर में आती है, अगर छोटे साइज के तो वो जल जाएंगी, बट अगर रॉकेट स्टेज है या फ्यूल टैंक्स है, वो कई बार आपके सर्वाइव कर जाते हैं। और यहां पे ये कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। जैसे अगर अभी देखें तो इसमें क्या क्या चीजें आती है, डिफंक्ट सैटेलाइट्स होती है, जो आपका रॉकेट का फाइनल स्टेज है वो हो गया, कुछ सैटेलाइट्स के फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, या कोई एस्ट्रोनॉट का कोई इक्विपमेंट इधर उधर गिर गया वो हो सकता है। तो कहते हैं अभी रिसेंटली केनिया के अंदर दिसंबर 2024 में आपको देखने को मिला कि एक बहुत बड़ा 500 किलो का मेटल ऑब्जेक्ट केनिया में आके गिरा। ऐसे ही इसरो का एक रॉकेट जो था, रॉकेट का पीस, वो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में आपको देखने को मिला। तो कहते हैं आज की डेट में कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है इसको मैनेज करने के लिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में आपको सैटेलाइट्स के अंदर कोलिजन देखने को मिल सकता है, आपको रॉकेट लॉन्चेस में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, और सैटेलाइट के फेलियर देखने को मिल सकता है। तो कहते हैं अभी सिचुएशन ये है कि 36,000 से ज्यादा 10 सेंटीमीटर से बड़े पीसेस आपके स्पेस के अंदर ऑर्बिट कर रहे हैं, एंड यहां पे आप ये मान के चलो जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसको मल्टीपल टाइम मैनोवर करना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है, ताकि ये मेजर एक्सीडेंट से हम बचा सके इसे। अब कहा जाता है 2009 में इरिडियम और कॉस्मोस आपकी दो सैटेलाइट्स थी जो आपस में टकराई, जिसकी वजह से 2000 और छोटे टुकड़े यहां पर पैदा हो गए। तो कहते हैं ये एक पार्ट है, बट अभी आने वाले समय में जो स्पेस प्रोग्राम इंक्रीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए आप कई स्पेस एजेंसीज की बात करो, जैसे स्पेसएक्स, अमेजॉन कुपलर, या बाकी आपके कई और प्रोजेक्ट्स हैं, कहते ये सोच रहे हैं हजारों लाखों सैटेलाइट्स को 2030 तक आप क्या करने वाले हो, स्पेस में भेजने वाले हो। तो इससे स्पेस डिब्रीज इंक्रीज होंगी, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस की यहां पे जरूरत है, ताकि जो डिब्रीज है इनको कंट्रोल किया जा सके। अब कहते हैं कि आउटर स्पेस ट्रीटी आपकी रिस्पॉन्सिबल लॉन्चिंग के बारे में बात करती है, साथ के साथ लायबिलिटी कन्वेंशन ये कहते हैं कि भाई एब्सोल्यूट लायबिलिटी डैमेज की कंट्री की होगी। मान लो दो कंट्री ने अगर एक स्पेस ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है, तो अगर उससे कोई डैमेज होता है तो वो दोनों कंट्रीज उसका पूरा खर्चा उठाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें जैसे एक एग्जांपल भी दिया जाता है, जैसे 1978 में यूएसएसआर ने कनाडा को $3 मिलियन पे किए थे, बिकॉज उनकी एक रेडियो एक्टिव डिब्रीज कनाडा में आके गिरी थी। बट कई बार प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कई डिब्रीज बहुत पुरानी है, अब पता नहीं लग पाता कि कौन सी कंट्री की डिब्री है, वो कचरा है, कौन सी कंट्री का है नहीं पता, तो क्या करें। दूसरी प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि कंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देते कि भाई हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो वो दो प्रॉब्लम्स के कारण, क्योंकि कोई इंटरनेशनल लॉ है नहीं, तो हम ये सोच रहे कि अगर कोई इंटरनेशनल लॉ आ सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो कहते हैं कि इसमें डिब्रीज को क्लीन करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्लियर स्पेस 1 को लॉन्च किया था।
देन रिमूव डिब्रीज यूके का 2018 का एक प्रोजेक्ट है। एस्ट्रोस्केल्स एलेसा डी ये जापान का एक प्रोजेक्ट है। एंड स्पेस डिब्रीज लेजर प्रपोजल ये रशिया अभी रिसर्च कर रहा है कि लेजर्स के थ्रू या डी ऑर्बिटिंग के थ्रू कैसे हम स्पेस डिब्रीज को क्लियर कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज की डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।